नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्पीसेस अकेडमी में। और देखिए आपकी जो परीक्षा आने वाली है यूपी पीएससी जो 2023 का जो आपका प्रीलिम्स है, तो अब जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है आपके लिए इसका जो प्री का एग्ज़ाम आपका 14 मई को है, तो उसको लेकर जो है हमारे चैनल पर अब आपको नए नए इनिशिएटिव आपको मिल जाएंगे। देखिए अब हमारे चैनल का जो है फोकस यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स की तरफ जा रहा है। तो आपके जो भी जीएस का जितना भी पोर्शन है, जीएस का आपका हो गया या फिर सी सेट का हो गया या आपका करंट अफेयर हो गया, तो आपको हमारे चैनल पर जो है समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। आपके जो भी दोस्त हों, जो भी आपके पीसीएस 2023 को लेकर फोकस हैं, तो उनको भी कहिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अब आने वाले समय में आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से हम लोग करवाने वाले हैं। इसमें आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जीएस के, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर और सी सेट का भी जो है आपका पोर्शन यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं तो स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में। तो आपको देखिए क्वेश्चन की संख्या जो है फ्लेक्सिबल हो सकती है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, तो वो वीडियो की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो उसी हिसाब से क्वेश्चन की जो है संख्या घट बढ़ सकती है। तो आज का जो हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ वाला जो आप मान लीजिए प्रैक्टिस सेट एक तरीके का, तो पर्यावरण का जो है हम लोग सेट देखने वाले हैं। तो इसमें आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और नए क्वेश्चन भी कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। तो संकल्पना इसमें से गलत जो है हम लोगों को छांटनी है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि पर्यावरण की जो कार्य प्रणाली है वो प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं कि पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, तो हमारा सेकंड वाला भी राइट है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो किस लिए? क्योंकि पर्यावरण जो होता है वो भौतिक संसाधनों के साथ साथ जैविक संसाधनों का भी भंडार होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डी वाला भी देखते हैं, पर्यावरणीय जो व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इन सबको देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, पूछ रहा है। तो देखिए प्राकृतिक नियमों पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ही लग रहा होगा कि जो मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र की जब बात हो ही रही है तो इसमें प्राकृतिक नियम तो नहीं चलने वाले हैं। बाकी आपके खाद्य श्रृंखला हो गई, ऊर्जा का प्रवाह हो गया, जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, ये सब जो है आपके प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, और इसका इन्होंने यहाँ पे कारण दिया है कि पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण की शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के स्वरूप ही पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य, देखिए हम लोग पूछ क्या रहा है उस पर अगर इसी तरीके से पेपर में भी फोकस करेंगे, कहीं पे नहीं असत्य इस तरीके का देखिए तो उसको जो है आप सर्किल में ले लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन कभी कभी हम लोगों से सही गलत पूछता है, हम लोग सही पे टिक करके चले आते हैं, तो इस चक्कर में हमारे क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे असत्य पूछा गया है। चलिए अब हम लोग असत्य वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला कह रहा है, ए कह रहा है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो ये तो हमारा सत्य हो गया। बी वाला देखते हैं कि जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा की थी। तीसरा देखते हैं कि हरे पौधे जो हैं अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। तो हरे पौधे नहीं, देखिए अपघटित करने का जो श्रृंखला का काम होता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं हमारे अपघटक जीव, ना कि पौधे स्वयं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर असत्य कौन सा है इसमें से,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य दिया हुआ है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। बाकी डी भी आपका राइट दिया हुआ है कि अपघटक जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि वनों को काटने का परिणाम होता है। तो जो जंगल काटे जाते हैं उनके जो परिणाम निकल के आता है उसमें क्या होता है? तो उससे होता है देखिए मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है और अनियंत्रित बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। देखिए कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, कहीं पे सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी, वो तो हमें अपने ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है। और यहाँ पे बाकी आपके दिए हैं वर्षा और नमी में वृद्धि तो तभी होगी जब आप पौधे लगाएंगे ना कि काटेंगे। उष्णता में भी कमी वनों को लगाने से आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है कि वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। तो यहाँ पे वायुमंडल परिवर्तन बिल्कुल हो जाता है, प्रदूषण का खतरा भी हो जाता है और भूमि संरक्षण भी जो है भूमि संरक्षण की भी हानि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है पर्यावरण है। तो ये कथन किसका, यानी कि ये बात, ये स्टेटमेंट किसकी है पूछ रहा था। तो ये स्टेटमेंट है हमारी ए फिटिंग की। जो विद्वान है ए फिटिंग, उन्होंने ये कहा था कि जीवों में पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। किसका? भौतिक वातावरण का पूछ रहा है। तो भौतिक में तो हमारे जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी भौतिक में ही आती हैं, जैसे कि भूमि के रूप हो गए, मिट्टियाँ हो गई, खनिज हो गए, तो ये भौतिक तत्व है। बस्तियाँ तो मानव ने बसाई हैं ये लिए, इसलिए जो ये जो है प्राकृतिक नहीं है, तो इनको जो है भौतिक तत्व नहीं कहा जा सकता। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। देखिए इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी अवधारणाएं या विचारधाराएं चलती हैं, तो उनमें आपकी आती है नियतिवादी, संभववादी, नवनियतिवादी और भी आती हैं। तो पूछा यहाँ पे ये गया है कि जो सतत एवं स्थायी विकास की जो अवधारणा है ये किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये आपकी नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट 10 नंबर पे आते हैं कि पर्यावरण जो है एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो इसकी देखिए रचना कैसे कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें पर्यावरण में मिली होती हैं। इसमें आपके भौतिक तत्व हो गए, जैविक और सांस्कृतिक तत्व, जब तीनों ही इसमें पारस्परिक जो है क्रियाशील तंत्रों से होती है, इन तीनों के मिलने से। तो आपके बाकी के ऑप्शन देखिए अलग अलग टुकड़ों में दिए हुए हैं, तो इसमें आपके जो है डी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब साथ में दिए हैं भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, तीनों को जो पारस्परिक क्रियाएं होगी उनसे मिलकर बनता है पर्यावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो देखिए जहाँ पे 50% से कम परिवर्तन हुआ है तो उसे वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है। अगर 50% से ऊपर अगर हो रहा है तो उसको जो है वन क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हैं। तो हमारे जो कार्ल रिटर विद्वान हैं इनको बोला जाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल से अभिप्राय है। तो क्या क्या है इसमें, क्या क्या पर्यावरण में समाहित है। तो पर्यावरण में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया और इनके चारों ओर के अस्तित्व भी समाहित होते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती हैं ये भी समाहित होता है। और भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे सभी कुछ पर्यावरण में शामिल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2000 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो ये घोषित किया था सतत विकास का जो है वर्ष घोषित कर दिया था, किसको, 2002 को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या चीज़ें जो है सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। तो आपके देखिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना।
तो ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, तो इस वजह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 16 नंबर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो जो सबसे टिकाऊ जो जैव समूह है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका संक्रमण यानी इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है कि धारणी विकास जो है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणी विकास की जो बात होती है वो किसको होती है, पर्यावरण को लेकर होती है। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जो संवेदनशीलता है उसी के सब्जेक्ट के अंदर जो है आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का उत्पादन का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। देखिए वैसे आप देखेंगे तो धारणी विकास के हिसाब से आपको मिलेगा सौर ऊर्जा, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो हम लोगों को इनमें से देखना है। तो इसमें आपकी आएगी सबसे जो है धारणी, तो जल विद्युत इसमें आ जाएगी, क्योंकि कोयले से ज़्यादा कार्बन और खनिज तेल और परमाणु ऊर्जा इनसे कहीं ना कहीं हानि ज़्यादा पहुँचेगी, जल विद्युत से ये जो है हानियाँ कम होंगी। विश्व पर्यावरण दिवस ये तो सभी को मालूम होगा 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, पूछ रहा है। देखिए तो धारणी विकास पर्यावरण संरक्षण के लिए लाया गया, गरीबी कम करना भी पर्यावरण सुरक्षा से ही संबंधित है। कागज़ के थैलों का भी प्रयोग करें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण होगा। वातानुकूलन से देखिए पर्यावरण का सुरक्षा तो नहीं, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। जो हमारी घर में हम लोग एयर कंडीशनर लगवा लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो CFC गैस निकलती है तो वो ओजोन लेयर को क्षरण के लिए उत्तरदायी है। 21 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा पारित हुआ था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक। रियो 20 क्या है, देखिए रियो 10 जो 20 थी, देखिए पहला जो अर्थ समिट जिसको बोला जाता है वो हुआ था 1992 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो इसके जो है 20 वर्षों बाद यानी कि 2012 में एक समिट हुआ था, फिर वहीं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। तो उस समिट को बोला जाता है रियो 20। तो उसका जो घोषणा पत्र था, तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसका जो टाइटल पूछा गया कि क्या था, तो उसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। 23 कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला जो है रियो +20 जो चर्चा कर चुके हैं सम्मेलन क्या था। तो ये जो है एक धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं आपके, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो धारणी विकास के लक्ष्य हैं 1972 में एक वैश्विक जो थिंक टैंकर है क्लब ऑफ रोम, उसने जो है इसका प्रस्ताव दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो धारणी विकास के देखिए जो लक्ष्य हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पहला वाला जो गलत है, क्योंकि हमारा ये जो है रियो +20 जो समिट हुई थी ब्राज़ील में, तो उसके अंतर्गत इनको जो है स्टार्ट किया गया था। इसका विचार रियो +20 में आया था, ना कि क्लब ऑफ रोम ने दिया था। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं कि धारणी विकास लक्ष्य जो है 2030 तक प्राप्त किए जाने। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसी को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर पे आते हैं कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा जो 21 के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक धारणी विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं कि 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो जोहान्सबर्ग में नहीं हुई थी, कहाँ पे हुई थी, धारणी विकास, तो ये हमारी हुई थी अर्थ समिट में, यानी कि जो पहला जो अर्थ समिट हुआ था कहाँ, 1992 की जो समिट हुई थी ब्राज़ील में, तो वहाँ से ये जो है स्टार्ट हुई थी इसकी उत्पत्ति, ना कि जोहान्सबर्ग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखेंगे तो केवल एक जो है सही दिया हुआ है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो कब, तो पृथ्वी सम्मेलन हमारा 1992 में हुआ था, और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1997 में, ऑप्शन नंबर डी।
27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो भारत में क्या है नोडल एजेंसी, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन है, नीति आयोग है। तो सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए भारत में कौन सी नोडल संस्था है, वो आपकी है नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2023 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लेकर लक्षित है। तो देखिए जो सतत विकास आपके टोटल 17 कितने हैं टारगेट, 17 टारगेट्स हैं। तो उनमें एक एक करके मैं जो है किसी दिन जब पूरा सतत विकास की क्लास होगी तो आपको एक एक टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा। अभी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग सबकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिसमें आपको पानी की उपलब्धता और पानी को लेकर जो भी हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं तो वो किस में, वो है हमारे सतत विकास लक्ष्य SDG 6 में दिए हुए हैं, वाटर से रिलेटेड। 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। तो बिल्कुल करती हैं। सेकेंड नंबर देखते हैं कि मवेशी जो है पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं। थर्ड देखते हैं कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली जो सूक्ष्म कणिकाएं जिनको माइक्रोबीट्स कहा जाता है के विषय में जो है अत्यधिक चिंता क्यों है। तो इसको लेकर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जो है हम लोग जो भी केमिकल्स वगैरह यानी फैक्ट्रियों से या फिर मानव जनित जो भी होते हैं, तो ये आप देखेंगे कि नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, नदियाँ जाके मिलती है समुद्र में, तो ये जो है समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। तो वैसे भी नदियों के द्वारा भी और कारणों से जो है ये समुद्र में पहुंच जाती है और वहाँ के जो पारितंत्र है उनको हानियाँ पहुंचाती हैं। नेक्स्ट 31 कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500, देखिए एक पुरस्कार है, ये प्राइज़ है वैश्विक 500। तो ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ये पुरस्कार देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 32 पे आता है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधि के द्वारा जो पर्यावरण परिवर्तित होता है तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 पे। देखिए इसमें कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो चलिए हम लोग कथन पढ़ते हैं कि देखिए इसमें कथन कहा गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास क्या है, मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने रीज़न दिया है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना जो है वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही चीज़ें सही दी हुई हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए धारणी विकास या फिर सतत विकास इनका लक्ष्य ये होता है। देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है धारणी विकास या सतत विकास में, तो एक बात समझ लीजिए कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर लें। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतों को देखते हुए हम लोगों को एक अच्छी प्लानिंग के साथ में जो है यूज़ करने होंगे। तो यही सतत विकास के जो है टारगेट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ताम्र प्रगलन संयंत्र जो होते हैं उनके बारे में चिंता का कारण क्या है। तो देखते हैं क्या क्या चिंताएं हैं इनको लेकर। तो पहला दे रखा है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। देखिए घातक मात्रा यहाँ पे दी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्राओं का निर्मुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घातक मात्राओं में नहीं, कम मात्रा में करते हैं जो ताम्र प्रगलन संयंत्र होते हैं। तो हमारा ए तो पहला नंबर तो हमारा गलत हो जाता है। सेकंड पे आता है कि ताम्र स्लैग, ये जो कॉपर स्लैग होते हैं पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन यानी लीचिंग का कारण बन सकते हैं। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, दूसरा वाला। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा देखते हैं कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी 2 और 3, केवल बी 2 और 3 सही निकल के आता है।
देखिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 35 नंबर देखते हैं कि इको मार्क प्रतीक जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इको मार्क किस लिए जो है संबंधित है किससे, तो ये हमारा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री जो होती है उस पे जो है इको मार्क दिया जाता है। इको मार्क एक तरीके का मार्क है, आप समझ लीजिए, जो पर्यावरण के लिए की दृष्टि से सुरक्षित वस्तुएं होती हैं तो उनको जो है इको मार्क उन पे लगा होता है। तो आज का जो हमारा सेशन था एनवायरनमेंट का, तो देखिए मैं ये हमारा जो पहला आपका एक चैप्टर मान लीजिए, तो आपके 35 क्वेश्चन इसमें थे, तो वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अगली बार अगले वीडियो में फिर जो है पर्यावरण हो सकता है या फिर जीएस का कोई और टॉपिक। इसमें ऐसा नहीं कि एक तरफ से मैं पर्यावरण ख़त्म करवाऊंगा या फिर कभी कभी बीच में कोई भी सब्जेक्ट से जो है आपके एमसीक्यूज उठा के आपको देखिए बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी देखिए आपके जो है सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं, फिर आपको मिसलेनियस भी मिलेंगे, एक ही मतलब कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मॉक टेस्ट भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और कमेंट करिए कि आज का वीडियो कैसा लगा और क्या क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाए या फिर इतना इनफ है वीडियो को लेंथ को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। बने रहिए चैनल पे हमारे साथ में और इसी तरीके से आपके जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस 2023 हो गया, चाहे आपका आरओए हो गया, तो उसकी जीएस की पूरी तैयारी, आपकी जीएस करंट अफेयर की पूरी तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।